कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले होमवर्क भी दिया था एक। पढ़ा क्या था हम लोगों ने? मानसून पढ़ा था। और 2-3 दिन पहले आप लोगों को होमवर्क क्या दिया था मैंने? याद करने को दिया था। तो क्या याद करने को दिया था? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो कुछ याद किया? बायोस्फीयर रिजर्व्स तो याद किए। बायोस्फीयर रिजर्व में कोई इंपॉर्टेंट, कोई अनइम्पोर्टेंट नहीं है कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज 18-19 तो है ही। कुछ याद किया? बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताइए। 18-19 तो है ही। परफॉर्मेंस होना है क्लास में, ठीक है। कल बताएंगे। कल मुझे सबको, सभी ने याद होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व तो एटलीस्ट सबको याद होना चाहिए। A to Z। उसमें आप लोग मुझे एक और काम करेंगे, डिफिकल्ट बढ़ाऊंगा। फर्स्ट टू लास्ट बताएंगे आप लोग। पहला पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना, उसके बाद ठीक है। क्रोनोलॉजिकली आप मुझे बताएंगे। हम्म, ठीक है। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मानसून के बारे में पढ़ा था। मानसून थ्योरी क्या थी बताइए। कौन सी थ्योरीज हैं? पहली थ्योरी बताइए जल्दी से। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी बताइए। क्या है बताइए? सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। क्या होता है इसमें बेटा, बताओ। इक्वेटोरियल वेस्टर्न। एक और बताइए थ्योरी, थर्ड थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी बताइए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और थ्योरी थी। आप बताइए। एलिनो वाला क्या है? सर, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न पार्ट में एक करंट, कोल्ड करंट बहती है, उसको पेरू या हमवॉल्ट बोलते हैं। हमबोल्ट। ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और टाइम पे इंडियन मॉनसून में लो प्रेशर जनरेट होता है। उसकी वजह से रेनफॉल अच्छी होती है इंडिया में। एंड इक्वेटर के पास एक करंट, वार्म करंट बोलिए, वो फ्लो करती है साउथ अमेरिका की वेस्टर्न पार्ट में, उसको एलिनो बोलते हैं। तो उसकी वजह से ठीक है, ठीक है। आप कल से ये वाली बुक रजिस्टर लेके मत आइएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप वहाँ पे लिखेंगी तो प्लेन पेज में लिखना होगा आपको। हाँ, तो कल आप ऐसा रजिस्टर लेके आएंगे, प्लेन पेज वाला। ठीक, क्योंकि जैसे हमको लिखना है वैसे ही प्रैक्टिस करें। हाँ, ठीक। और दोनों तरफ लाइन करके आएंगे। दिखाइएगा जरा, उसमें अपना शो करिए। ऐसे दोनों तरफ लाइन होनी चाहिए। हाँ, मेंस में ऐसे ही आएगा तो हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लूज पेपर मत करिएगा। एक ऐसे रजिस्टर होना चाहिए। लूज पेपर ऐसे देखा, आज एक चैप्टर उधर गुम हो गया, एक चैप्टर उधर गुम हो गया, ठीक है। लूज पेपर मत करिएगा, एक रजिस्टर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग अभी जो लिखना था कुछ हम लोगों को, उसको थोड़ा सा भी और रोकते हैं। एक हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक को समझते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप हम लोग लगभग 10 क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से आप लोग हर साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं 10 टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैं अराउंड 30-40, 30-35 पढ़ने पढ़ रहा हूं मैं, उसमें से एक क्वेश्चन आ जा रहा है एश्योर्ड। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी चीज है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन मतलब है क्या चीज? पहले मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूं, ठीक है। फिर आप लोग समझेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश की हिंदी? इंग्लिश मीडियम है।
ये क्या चल रहा है मेरा, इक्वेटर चल रहा है। इक्वेटर के पास है मेरा हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इन हॉट ये हॉट डिजर्ट सूडान टाइप एंड मॉनसून हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है मेडिटेरियन स्टेपियन चाइना। मेडिटेरियन स्टेपी एंड चाइना आ रहा है। देन आ रहा है मेरा ब्रिटिश साइबेरियन एंड लॉरेंशियन। ब्रिटिश साइबेरियन एंड लॉरेंशियन आ रहा है। उसके ऊपर क्या आता है मेरा, आर्कटिक एंड पोलर टाइप। इसको या फिर मैं ऐसे और कर सकता हूं मैं, छोड़िए हम लोग बाद में इसको करेंगे तो ज्यादा सही सही रहेगा। इसमें तो पढ़ेंगे तो और आर्कटिक एंड पोलर टाइप। तो ये हमारे वर्ल्ड, एक मैंने हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट लिया, एक इमेजिनरी कॉन्टिनेंट लिया मैंने, उसको मैंने ऐसे बनाया। तो इक्वेटर के पास में कौन सा क्लाइमेट आ रहा है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखिए वेस्टर्न साइड में कौन सा क्लाइमेट आ रहा है, हॉट डिजर्ट। देन यहाँ पे सूडान क्या है हम लोग पढ़ेंगे। देन यहाँ पे मानसून है। यहाँ पे मेडिटेरियन हमने पढ़ा हुआ है, मेडिटेरियन कैसे बनता है वी हैव डिस्कस। आगे हम लोग एक बार जब पढ़ेंगे तो दोबारा उस चीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टेपी आ रहा है। स्टेपी माने जहाँ पे मंगोल्स थे, मंगोल ना, मंगोल जहां से सब निकले थे, घास के मैदान है, वो ये है। चाइना नाम सुना है हम लोगों ने, ब्रिटिश साइबेरियन लॉरेंशियन। चाइना है, चाइना की ये वाला पार्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, लॉरेंशियन। उसके ऊपर क्या है मेरा, आर्कटिक या पोलर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और इसमें इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उसको देखिएगा आप लोग। ठीक, ये हो गया है 0 डिग्री है, देन 10 30 45, 10 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 90। ठीक है, एक चीज और देखिएगा इसमें, दिस इज इक्वेटोरियल जोन। इसके ऊपर क्या आ रहा है मेरा, हॉट जोन। ठीक है, देन दिस इज मेरा वार्म टेम्परेट जोन। दिस इज कूल टेम्परेट जोन आ रहा है, एंड कोल्ड जोन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का क्लियर हुआ है ये। नाउ आई विल राइट द प्रॉपर हेडिंग। ठीक है, ये चीज है, समझिएगा। पहले हम लोग इसको पूरा देखते हैं। हम लोग को टॉपिक समझे, हम लोग को वर्ल्ड में कहां कहां पे कौन कौन से मेजर क्लाइमेट्स मिलते हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहली बार। ठीक है, उसको समझने के लिए
मैंने एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी मैंने कॉन्टिनेंट बनाया। हाँ, ठीक है, उसको समझने के लिए मैंने एक इमेजिनरी कॉन्टिनेंट बनाया। हाँ, अब क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 डिग्री 10 30 45 65 90, ये क्या है, मेरे लैटिट्यूड्स हैं। क्या है, लैटिट्यूड है। आपकी पहली क्लास है तो लैटिट्यूड का मतलब पता है लैटिट्यूड का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, मैं बस बहुत ही उसमें बता रहा हूँ। जैसे ये मेरी अर्थ है। अर्थ को काटने वाली जो बराबर हिस्सों में काटने वाली लाइन को मैं कहता हूं इक्वेटर। ठीक है, और इसके ऊपर 90 लाइंस होती हैं, इसके नीचे 90 लाइंस होती हैं। इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर कितनी लाइंस है, 90। इक्वेटर के नीचे कितनी लाइंस है, 90। तो ये जो लाइन है इनको मैं लैटिट्यूड कहता हूं। तो अगर मैंने यहाँ 0 डिग्री लिखा है तो वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। यहाँ 10 डिग्री लिखा है मतलब ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है। ये वाला जोन कहां पे आ रहा है, 0 डिग्री और 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये वाला बोल रहा हूं हॉट डिजर्ट सूडान मानसून, ये किसके बीच में आ रहा है, 10 डिग्री और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक। तो देखिए जब हम लोग इक्वेटर के पास में हैं तो वहां पे कौन सा क्लाइमेट मिल रहा है मुझे, हॉट वेट। जब भी इक्वेटोरियल बोले तो पूरा बोलिएगा हॉट वेट, वहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हॉट ड्राई या फिर हॉट सेमी एरिड, हॉट सेमी एवरग्रीन, नहीं, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में मुझे क्या मिल रहा है, वेस्टर्न साइड में ये पूरी की पूरी जोन क्या है, हॉट जोन है। ठीक है, इसके वेस्टर्न साइड में मुझे कौन सा क्लाइमेट मिलता है, हॉट डिजर्ट। ठीक है, बीच में क्या मिल रहा है, सूडान। सूडान कहां पर है, कहां पे, दक्षिण में, ये दिख रहा है, ईस्ट से सूडान का नाम लिया गया है। ठीक है, यहां से मैं आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको मैप में और डिटेल में दिखाऊंगा। तो कॉन्टिनेंट के बीच में कोई क्लाइमेट है, उसका नाम क्या है, सूडान। मॉनसून ईस्ट साइड पड़ रहा है। ठीक है, और ऊपर चलते हैं हम लोग 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में वेस्टर्न साइड पे कौन सा क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये जोन क्या है, वार्म टेम्परेट जोन। टेम्परेट का माने हम समझ चुके थे। टेम्परेट जोन क्या होती है, जहां पर सन की रेस तिरछी गिरती हैं। ठीक है, और टेम्परेट जोन है कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक। ठीक है, इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। हाँ, वेस्टर्न साइड पे क्या है, मेडिटेरियन, बीच में है स्टेपी मंगोल का रीजन, और ईस्ट में क्या है, चाइना। ये सब क्या है, मेरा वार्म टेम्परेट जोन चल रहा है। इसके ऊपर और चलेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे, ब्रिटिश, बीच में साइबेरिया, तो ठंडक बढ़ जाती है। ईस्ट में और ऊपर चल रहे हैं 65 से 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में क्या मिल रहा है मुझे, आर्कटिक या पोलर। क्लियर? ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे अपनी। हाँ, और मेजर मेजर क्लाइमेट्स पढ़ेंगे कौन कौन से हमने। देखिए हम लोगों का फोकस किस किस पे रहेगा, हम लोगों का फोकस क्या होना चाहिए, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बोले दो किन छोड़े, ये भी पढ़ने हैं हम लोगों को, लेकिन फोकस हमारा इस पे रहेगा। इसमें आप जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत हम हल्के से निकलेंगे। ठीक है, जब ये सब पढ़ेंगे हम लोग तो काफी डिटेल में नोट्स रहेंगे। समझ में आ गया हम लोगों को? पहला क्लाइमेट शुरू करें। पहला क्लाइमेट कौन सा रहेगा, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, कल का कुछ पढ़ा हुआ तो भूल तो नहीं गए कि जब हम लिखना शुरू किया तो वहां पूछना शुरू कर दिया सर ये क्या पढ़ाया था, याद है? ठीक है,
थर्मल इंजन समझ में नहीं आया था, कल पूछा कि नहीं? अच्छा, घर में जाके दोबारा से पढ़ा? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ मैं, ठीक है, थर्मल इंजन का क्या है। अभी हम लोग अपने इस पे फोकस करते हैं, ठीक, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, पहला हम शुरू करते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय मानसून, हाँ, ठीक है। ये यहाँ ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, ये एक हमने रफ बनाया है वर्ल्ड क्लाइमेट। हाँ, अब ये पाया कहाँ कहाँ जा रहा है देखिएगा। अगर मैं एक इक्वेटर ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है, तो बेसिक बेसिक मेरा इक्वेटर लाइन ये जा रही है। बेसिक बेसिक मेरी इक्वेटर लाइन कैसे जा रही है, ये जा रही है। इन सब एरियाज में मेरा हॉट बट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, यहां पर क्या पाया जा रहा है, मेरा हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्लियर हो गया चीज ये, ठीक है। कहां कहां पे प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है मेरा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट नहीं है ना, कहां प्रेजेंट है, सारे कॉन्टिनेंट्स पता है ना हमें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट पता है। कहां कहां पाया जा रहा है, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, ठीक है, यूरोप में नहीं है, ठीक है। हम लोग जब बाद में और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मतलब आप लोगों को जान के हैरानी होगी, पता है हम लोगों के जो कॉन्टिनेंट्स है वो तैर रहे हैं, पता है, ये चीज़ पता है ना। चलिए, इस लेवल पर तो हम लोग पहुंच ही गए, हमको इतना पता है। तो उस समय हम नोटिस करेंगे कि अभी फिलहाल तो यूरोप में कौन सा क्लाइमेट है, बताइए, किस किस जोन में आ रहा है यूरोप, 3 जोन है ना, यूरोप चाइना जोन में आ रहा है, यूरोप मेरा टेम्परेट जोन में आ रहा है, नीचे वार्म है, यहां पे वार्म आ रहा है, यहां पे कूल आ रहा है। यूरोप मेरा कौन से जोन में आ रहा है, टेम्परेट जोन में। एक टाइम ऐसा था यूरोप मेरा इक्वेटर पे प्रेजेंट था, लेकिन अभी फिलहाल यूरोप कहां पर है, टेम्परेट जोन में। तो वो कैसे कैसे हम लोगों का इवोल्यूशन हो रहा है वो हम डाउन द लाइन जाके जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ का मिल रहा है मेरा, इन सारी जोन में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में मिल रहा है। ये चीज समझ में आई। अब इसका टेम्परेचर कैसा होगा, कहां पे लोकेटेड है ये, इक्वेटर पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे इंसोलेशन कैसा होगा, इंसोलेशन मेरा हाई होगा। इंसोलेशन मतलब क्या होता है कि सूरज की कितनी रोशनी गिर रही है, सूरज की कितनी रोशनी गिर रही है हमारी, मतलब कितनी रेज गिर रही हैं। तो चूंकि ये इक्वेटर पे है तो सन की मैक्सिमम रेज कहाँ पे गिरेंगी, इक्वेटर पे गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर साल भर हाई रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है,
टेम्परेचर क्या है यहां पर, पहली स्पेशलिटी समझी हम लोगों ने, हाई साल भर इस यहां पर तापमान अधिक रहता है। ये चीज समझ में आई हम लोगों को, क्यों रहता है अधिक यहां पर, क्योंकि यहां पर सूरज हर समय हमारे सर के ऊपर रहता है यहां पे साल भर, इसकी वजह से सीधी किरणें गिरती हैं और टेम्परेचर यहां पर ज्यादा रहता है। ये क्लियर हुआ। प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, मैं प्रेसिपिटेशन बोलूं या वर्षण बोलूं, ये मैंने आपको एक बार बताया था, दिस इज अ बिगर टर्म। प्रेसिपिटेशन एक बड़ा टर्म है, हाँ ठीक है। प्रेसिपिटेशन के अंदर रेनफॉल भी आती है, स्नोफॉल भी आती है, स्लीट आता है, सब कुछ आता है। किसी भी फॉर्म में पानी ऊपर से नीचे गिरे तो उसको मैं क्या कहता हूं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन ज्योग्राफी में जब भी यूज करें तो रेनफॉल से की बजाय प्रेसिपिटेशन ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होता है। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। यहां पर प्रेसिपिटेशन भी हाई रहती है, हाई थ्रू आउट द ईयर। साल भर यहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ? बारिश यहां पर ज्यादा कैसे होगी जी, हीट ज्यादा पड़ती है तो वो मेरे यूरोप के बारे जी क्या बताइए, फिर डिटेल में बताइए। में वो ओवरहेड पड़ती है जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वार्म एयर निकल जाती है, बारिश करती है। तो ये मेरा है इक्वेटर है, हाँ यहाँ पर इंसुलेशन गिर रहा है, सूरज की रोशनी सीधी गिरती है, हाँ जिसकी वजह से क्या होता है, एवापोरेशन होता है। क्या हो रहा है, एवापोरेशन, मतलब कि जल वाष्पीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एवापोरेशन की वजह से यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, हाँ और रेनफॉल होती है। पैटर्न मैंने समझाया था आप लोगों को, यहाँ पे हर दिन का पैटर्न कैसा है, सुबह सुबह एकदम मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, यहाँ पर अर्ली आवर से मॉर्निंग हो जाती है। जैसे आप वहाँ पे सुबह के 5 बजे देखेंगे एकदम उजाला हो गया है, 5 बजे से लेकर दोपहर के 12-1-2 बजे तक खूब आसमान साफ रहेगा, खूब धूप गिरेगी, आसमान साफ रहेगा और खूब धूप मतलब अपनी खूब रोशनी सन फेंक रहा है, खूब रेडिएशन हो रहा है, गर्मी खूब हो गई, हाँ। लेकिन एकदम से क्या होता है, 1-1.5 घंटे में घंघोर बादल आ जाते हैं, घंघोर बादल एकदम काले बादल आ जाएंगे, ठीक। और 3 बजे के बाद शाम भर और रात भर, ठीक है, मूसलाधार बारिश होती है। तो दिन के टाइम पर 12-1 बजे तक खूब धूप पड़ रही है, 2-3 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। ह्यूमिड माने उमस होता है, उमस कब होती है, जब बारिश खूब गिरती है तब उमस कहते हैं हम लोग उसको। ये चीज हो गई, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। यहाँ पे बादल कौन से बनते हैं, ये भी चीज है। इस तरह के बादल बने, ये कॉलीफ्लावर गोभी टाइप है ना, फूल गोभी है, ऐसा लग रहा है फूल गोभी वाला बादल है, ठीक है। इसका शेप है कॉलीफ्लावर शेप होता है, फूल गोभी के आकार का होगा। इसे हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्या कहते हैं हम इसको, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। शेप कैसा होगा, फूल गोभी के आकार का। यहां ये बन क्यों रहा है समझने की कोशिश करिएगा, यहां से शुरू हो रहा है, हाँ? वेपर ऊपर गया, एडियाबैटिक कूलिंग खूब हो रही है, नीचे से खूब फोर्स पड़ रहा है तो हवा और ऊपर जा रही है, जितना ऊपर जाएगी उतना एडियाबैटिक कूलिंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बादल बहुत ज्यादा बड़े बड़े बनते हैं। क्यों बड़े बन रहे हैं, नीचे से हवा को धक्का मिल रहा है, हाँ?
तो मेरे बादल मतलब हवा और ऊपर जा रही है, खूब फैल रही है, देखिए ऐसे जा रहा है ना, खूब फैल रही है, तो बड़े मेरे बादल ऐसे फैले फैले बनते हैं और खूब एकदम डार्क क्लाउड होते हैं। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है भी। अगर मुझे काले बादल दिखते हैं तो मुझे क्या लगता है, ये बारिश करेंगे करेंगे, ठीक है। तो ये क्लाउड्स कैसे होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कॉलीफ्लावर शेप होते हैं, बहुत ही डार्क क्लाउड्स होते हैं और इससे मूसलाधार बारिश होती है। बताएं, ये समझ में आया हमें, क्लियर हुआ? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप बताइए। जी Later they will discuss what bit climate, जी bit of climate, जी representing जी ठीक है। 30 to 45. नहीं नहीं, बस इसी में रहिए, हाँ हाँ, इसी में रहिए बस। हॉट इसलिए हॉट ज्यादा रहती है कि यदि वेपरेशन ज्यादा होता है तो हमारे यहाँ पे बारिश ज्यादा होती जी ठीक है, इसके लिए हॉट भी है और यहाँ पर उमस भी है, ह्यूमिडिटी भी है। बादल कैसे बनते हैं यहाँ पर, है। नाम क्या है, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, नाम क्या है, क्यूमुलोनिम्बस। कहीं भी अगर आपको निम्बस क्लाउड नाम समझ में आ जाए, निम्बस कहीं पे वर्ड आ जाए, मतलब रेनफॉल होता है, ठीक है। तो जब हम क्लाउड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को उसमें हम पढ़ेंगे, ये चीज समझेंगे कि क्लाउड के जैसे कहीं पर निम्बस आ जाए, ठीक है, माने क्या है, वो काला बादल है बारिश करेगा, और काला बादल बहुत ऊपर होता है कि नीचे की तरफ होता है, नीचे होता है, ठीक है। हाँ, एक एक जगह आएगा एल्टो, एल्टो माने मिडिल, मिडिल, ना बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, ठीक है। एक तरफ आएगा किर्रस, किर्रस कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रेटोस्फीयर में। किर्रस को हम लोग एक और नाम बोला था हम लोगों ने, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स भी हमने पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, मीसोस्फीयर में पढ़े थे ना, तो ये दोनों मिक्सअप होने वाला था ना, हम लोग से बच गए, ठीक है। तो किर्रस क्लाउड माने बहुत ऊंचा, एल्टो माने मिडिल, निम्बस माने एकदम नीचे। ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। तो ये अभी ये कौन से हैं, क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलो माने क्या, एक रुई का गोला। ये ऐसा ऐसा क्लाउड है जो बहुत बड़ा रुई का गोला है, देखिए बहुत बड़ा रुई का गोला है, ठीक है? एक आएगा मेरा एल्टो क्यूमुलस, माने रुई का गोला जो बीच में है। एक आएगा क्यूमुलस, छोटे छोटे रुई के गोले जो सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे जैसे उसमें पानी भरते जाएंगे वो काला होता चले जाएगा, बड़ा होता चले जाएगा, नीचे की तरफ आता चले जाएगा, और लास्ट में ये कैसे बन रहा है, क्यूमुलस। ऐसे ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई क्यूमुलस में पानी भर गया तो वो नीचे आ गया, उससे पानी भर के नीचे आ गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ये मैं आगे आगे कमिंग चैप्टर्स के लिए आप लोगों को रेडी कर रहा हूँ। बताइए ये कहाँ पे पाया जाता है, किर्रस कहाँ पाया था, आप बताइए, हम तो पढ़ चुके हैं। हाँ वैसे क्या पता है, बताइए बस, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर नीचे है कि ऊपर है, बहुत से ऊपर है। हाइट है ना उसकी, क्या हाइट है उसकी, 18 किलोमीटर तो है ही ना। किर्रस माने ऊपर, किर्रस माने क्या है, ऊपर, ठीक है। और बाकी उसमें मत ध्यान दीजिएगा, वो जब हम क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मेरा देखिए कहने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हम लोग अलग अलग क्लाउड्स पढ़कर इसकी इंपॉर्टेंस समझें, ठीक है। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कौन सा क्लाउड पाया जाता है, क्यूमुलोनिम्बस, बोले सभी लोग, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पाए जाते हैं, और ये टॉरेंशियल रेनफॉल करते हैं, बहुत मूसलाधार बारिश करते हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, ठीक है, मूसलाधार बारिश होती है। ये क्लियर हुआ? साल भर बारिश बहुत ज्यादा अधिक होती है, लेकिन दो टाइम ऐसे हैं कि बारिश की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने क्या बताया, साल भर बारिश अधिक होती है
लेकिन 2 टाइम ऐसे हैं कि जो नॉर्मल जो अधिक है उससे भी अधिक बारिश होती है। वो क्या है? शॉर्टली आफ्टर इक्विनॉक्स, जस्ट इक्विनॉक्स के बाद जस्ट आफ्टर इक्विनॉक्स रेनफॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे होगा, देखिए, ठीक है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है, लेकिन 2 टाइम ऐसे हैं कि उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। इक्विनॉक्स आपके लिए मैं बता दूं, इक्विनॉक्स माने क्या होता है? जब सन सूरज के ऊपर पाया जाता है, सॉरी, जब सूरज है इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है। सूरज कहाँ पर है? इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है। तो उस पोजीशन को मैं क्या बोलता हूँ? इक्विनॉक्स बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, इक्विनॉक्स क्या है? जब सन कहाँ पर है? इक्वेटर के जस्ट ऊपर पाया जाता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इक्विनॉक्स बोलता हूँ। ये 2 टाइम आता है, कब? 21 मार्च, 2 टाइम आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर 21 मार्च आपने पढ़ाया है। मैंने कहा हाँ सर, मैंने किसी बुक में देखा है वहाँ 20 मार्च लिखा है। मैंने कहा तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा देखो, आप 10 सोर्स पढ़ लोगे तो आपको कभी कहीं पे 21 मिलेगा, कहीं पे 20 मिलेगा, ऐसा नहीं है कहीं पे 19 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 20 21 आ रहा है तो उसमें घबराइए नहीं, ठीक है। जो यूपीएससी और यूपीपीएससी है वो, जैसे आप बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं ना कि मतलब जैसे समझ लो आप चढ़ेंगे तो कितनी सीढ़ियाँ हैं गिन के बताइए, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर देगा 21 मार्च वाला तो उसके बगल में 20 मार्च नहीं देगा वो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ना थोड़ा सा मतलब कि अब उनको वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, वो समझ नहीं रही। तो मैंने कहा अल्टीमेटली है, मैंने कहा दिस फॉर दिस आई हैव नो सॉल्यूशन। आपको 21 मार्च करना है, 21 मार्च देखिए, 20 मार्च याद नहीं, 20 मार्च याद कर लीजिए ना, मैं यही बोल सकता हूँ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पढ़ेंगे, कहीं पे 21 होगा, कहीं पे 20 होगा, जस्ट सेम। जैसे याद है मैंने आपको ट्रोपोपॉज में बताया था हाइट कहाँ पर है, मैंने आपको 18-16 बताई थी, 6-8 बताई थी, ठीक है। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुरू शुरू में मैं एक एक बताता था, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिर मैंने इसलिए दोनों बताना शुरू कर दिया आप, ठीक। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 6 किलोमीटर होगा तो 8 किलोमीटर का भी ऑप्शन नहीं होगा, 8 किलोमीटर का ऑप्शन होगा तो 6 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? वैसे यहाँ पे 21 मार्च है तो 20 मार्च नहीं होगा। बच्चे 21 और 20 में कंफ्यूज हो जाते हैं और जो मेन जो चीज फोकस करने वाली है उस पर गौर नहीं करते हैं, ठीक है। और ये चीज ना आप लोग बहुत करेंगे, जैसे आप करंट पढ़ेंगे तो करंट में जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है ना, हम लोग उस पर चले जाते हैं, नहीं उस पर मत जाइए भाई। उस पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं उस पर जाइए, बात समझिएगा। हम लोग गवर्नेंस के इश्यू पे नहीं जाते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स समझना शुरू। जैसे अब फार्मर्स का चल रहा है तो ये गवर्नेंस का इशू है आप लोगों के लिए। तो ना इस बार मेंस, जो इस बार या अगले साल जब मेंस देंगे आप लोगों को, तो इतने सारे फार्मर्स के इतने क्वेश्चंस आएंगे, हाँ? और पीटी में क्वेश्चन आएंगे। फार्मर्स का इशू चल रहा है तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, बताओ भाई धान कहाँ पैदा होता है, बताओ भाई ज्वार कहाँ पैदा होता है, ठीक है। एपीएमसी लॉ पूछ देगा आपसे, ये पूछ देगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तो बात हो रही है आजकल, कौन तय करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस? पढ़ा आप लोगों ने? 9 महीने से तो फार्मर्स बैठे हुए हैं, हमें पढ़ना तो चाहिए। कहाँ कौन तय करता है? शुगर केन का छोड़ के बाकी सब सारे स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यही तो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय कर रहा है हमें नहीं पता। कितने कितने दिन से इशू चल रहा है ये? मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे कहाँ पे, जैसे हम लोग क्या है उनकी बात करना शुरू कर देंगे, फार्मर लीडर ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला,
हमें उससे एज ए स्टूडेंट हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वी आर एकेडमिशियंस। और अभी क्या हमारा फोकस किस पे है, क्या इशू क्या चल रहा है गवर्नेंस का, तो वो चीज इशू है, वो चीज हमारे दैट शुड बी अवर फोकस ऑफ स्टडी। हाँ, और इस तैयारी में अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं, जो मेन इशू है ना उस पर भूलकर हम लोग ये 20 मार्च 21 इररिलेवेंट चीजों में पड़ जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ इररिलेवेंट चीजें होती हैं, हालांकि आप में से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये डाउट्स आते हैं दिमाग में। ठीक है, तो जो देखिए आपने इस कोचिंग में ट्रस्ट किया है, तो जो जो आप लोगों को बोला जाए उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे हमने भी कहीं से पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमी में मैं यहाँ पे सबको देखता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जितना भाई मुझे पढ़ाया गया इतना पढ़ लो है, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, तो मैंने उतना पढ़ लिया और मेरे एग्जाम उसमें से निकल जा रहा था। ठीक, इकोनॉमी में जैसे वहाँ पे गए तो लोग तो एमए करके आ रहे हैं, एमए इन इकोनॉमी, तो उनको नो डाउट मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन मैंने क्या, मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई जो एग्जाम में आना है उतना पढ़ लो। ठीक है, हैं? उस वो बुक ली, उसमें जो जो लिखा हुआ है कि भाई मुझे पता है इन्फ्लेशन में मुझे कैलकुलेशन नहीं पढ़नी, इन्फ्लेशन के लोग कैलकुलेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं, मुझे कैलकुलेशन में नहीं जाना। इन्फ्लेशन होता क्या है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ना क्या होता है, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट होता क्या है, उतना उतना मुझे पता चल जाए, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। डब्ल्यूटीओ क्या होता है वो मुझे पता चल जाए, सब्सिडी कैसी होती है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, जो क्वेश्चन पेट पेट आते हैं वो पढ़ लो, अपना पीटी निकालो। पीटी में कोई वो थोड़ी करना है मुझे, ना मेन से मुझे महारत थोड़ी हासिल करनी है, एग्जाम क्रॉस करना है। आप लोगों का फोकस, उससे आप लोगों की एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, और यू विल बी मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे मोटिवेट रहेंगे, देखिए टॉपिक ये चल रहा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। आप लोग मोटिवेट कैसे रहेंगे, पता है लोग गलती क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स को मना किया कि आप यहाँ पर लिख के रफ, यहाँ पे आप लिख रहे हैं फिर घर में जाके फिर फेयर करेंगे, ये बिल्कुल मत करिए। ठीक है, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ, आप क्योंकि फर्स्ट दिन है आपका, ये बच्चे तो मतलब थोड़ा बहुत एक्स्टम्ड हो गए मेरे से, जो लिखना है यहाँ लिख के छोड़ दीजिए, ये मत करिए। लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा, घर में जाके उसको फेयर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और अपने अपने मतलब कि डिटेल नोट्स बन रहे हैं, कहीं कहीं से भी कहीं उठाया और उसके नोट्स बनाना शुरू किए कि सर देखिए ये लिख के लेके आया। मैं बोला भाई लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं नहीं सर नोट्स बन रहे हैं। मैं नोट्स बन रहे हैं, एकदम नोट, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा अभी। हाँ, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये नोट्स पढ़ने का ही। नोट्स कैसे बनने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, क्लास में जो लिखा है उसको क्लास में किया, और बाद में जाकर अपने उनको शॉर्ट नोट्स बनाए, या फिर उसी में आपने कुछ शीट्स ऐड करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, टाइम कंजर्व करेंगे तो यू विल बी मतलब कि मोटिवेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर टाइम, ऑफ कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो बैक टू अवर टॉपिक, जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हॉट बट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने कहाँ पे लोकेटेड है ये देखा हम लोगों ने, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दूसरी बात, ये साउथ अमेरिका में देखा, अफ्रीका में देखा मैंने, साउथ ईस्ट एशिया में देखा। तीसरी बात, टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा रहता है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन दो टाइम ऐसे हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये कौन से दिन हैं, इक्विनॉक्स के दिन है। जस्ट आफ्टर इक्विनॉक्स वर्षा की मात्रा में बहुत बढ़ोतरी मुझे दिखाई पड़ती है। इक्विनॉक्स वही है जब दिन रात बराबर होता है, विषुव कहते हैं उसे हम लोग, हिंदी में विषुव कहते हैं, दिन रात मेरे बराबर होंगे। यहां पर रेनफॉल कैसी हो सकती है, जो मैंने रेनफॉल बताई वो कैसी रेनफॉल है, मतलब किस कैटेगरी में आ सकती है, उसको मैं कन्वेक्शनल रेनफॉल बोल सकता हूं। वो हवा ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठ रही है,
तो वो कैसे ऊपर उठ रही है? नीचे से गर्मी दे रहे हैं हम लोग तो हवा ऊपर उठ जा रही है। इस प्रोसेस को मैं कन्वेक्शन कहता हूं ना। नाम सुना है कन्वेक्शन का आपने? क्या है कन्वेक्शन का मायने? आपका केमिस्ट्री सर ने बताया ना, केमिस्ट्री एमएससी। कन्वेक्शन का मतलब पता है? केमिस्ट्री में तो कन्वे लो बी कर दो चल। हाँ, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन क्या है? heat कंडक्शन होता है जब हीट ट्रांसफर होता है थ्रू सॉलिड मीडियम। ये क्या है? ये कौन सा मीडियम है? ये ठोस धातु है, सॉलिड मीडियम है। जब मैं यहाँ पे गर्म करूँ और गर्मी यहाँ तक पहुंच जाए उसे मैं क्या बोलूंगा? कंडक्शन। ठीक है। जब हम लोग किचन में चाय गर्म करते हैं, पानी, चाय के लिए पानी गर्म करते हैं, तो नीचे हमने स्टोव ऑन किया, गैस ऑन की, तो हमने हीट कहाँ दी? पानी के नीचे। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी का ऊपर की सतह गर्म हो जाती है, यही तो होता है। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रेवल की? पानी के नीचे वाले हिस्से से पानी के ऊपर वाले हिस्से तक हीट ट्रेवल कर गई ना। तो जब हीट पानी या गैस के मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है उसे मैं कहता हूं संवहन या कन्वेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बगल में मैंने हीटर लगा रखा है, सर्दी का टाइम आने वाला है, हीटर लगेगा, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हीटर की गर्मी मेरे तक पहुंच रही है। मीडियम क्या है? हवा है। बीच में हीटर और मेरे बीच में क्या है? यहाँ पर हवा है, एयर है। तो जब एयर के थ्रू हीट वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाती है उसे मैं क्या बोलता हूं? कन्वेक्शन। क्लियर हो गया? तो यहां पर मेनली कौन सी रेनफॉल होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है। कैसी रेनफॉल हो रही है? कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही है। उसका प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है। हीटिंग हुई, वेपर हुआ, राइज हुआ, एडियाबैटिक मतलब एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक कूलिंग हुई, और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से रिलेशन हमने पढ़ रखा है। ठीक है। तो वो आप लेक्चर्स देखिएगा तो उसमें सारी चीजें हैं और हम लोग कल उसको थोड़ा सा और समझते भी चलेंगे। ठीक। तो यहाँ पे ब्रॉड चीज क्या है? यहाँ पे कैसी रेनफॉल होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। क्लाउड कौन सा होता है यहाँ पर? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसके थ्रू बारिश कैसी होती है? टॉरेंशियल रेनफॉल होती है। समझ में आ गया मुझे? चलिए दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे यहां पर वेजिटेशन कैसा होता है। मतलब यहां पर वनस्पति कैसी है? यहां पर वनस्पति कैसी है? टेम्परेचर भी ज्यादा है, पानी भी खूब मिल रहा है, तो यहां पर घने जंगल पाए जाएंगे, डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, घने जंगल पाए जाएंगे हमारे। क्योंकि भाई मुझे पौधों को गर्मी भी चाहिए और खूब पानी भी चाहिए। तो दिन के मतलब कि आधे हिस्से में खूब गर्मी भी पड़ती है और उसके बाद उनको पानी की भी व्यवस्था हो जाती है, शाम में बारिश भी होती है। तो यहां पर फॉरेस्ट कैसे होते हैं? डेंस फॉरेस्ट होते हैं। क्लियर हुआ? डेंस का मायने क्या है कि देखिए समझ लीजिए, ये हुआ ठीक है। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से डेंस फॉरेस्ट ऐसे रहेंगे। हाँ, माने कि यहाँ पे खूब सारे पेड़ भी मुझे मिलेंगे, नीचे झाड़ियां भी खूब मिलेंगी, और क्रीपर्स भी मिलेंगे। क्रीपर माने क्या होते हैं? ऐसी जो बेलें होती ना जो जमीन पे रेंगती हैं, वो भी मिलेंगे। एपीफाइट, एपीफाइट माने क्या होता है? ऐसी बेल जो पेड़ों के सारे ऊपर चढ़ती है ना, बेल जिसे हम कहते हैं,
वो भी मिलेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया हमें? क्लियर हुआ? मैं आपको सब लिख पाऊंगा। खूब सारे पेड़ भी मिल रहे हैं, झाड़ियाँ भी मिल रही हैं, क्रीपर भी मिल रहे हैं जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जो पौधे हैं वो भी मिलेंगे, और एपीफाइट भी मिलेंगे। एपीफाइट माने क्या होता है? बेल। समझ में आ गया मुझे? ठीक है, पहली बात यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट समझ में आ गया मुझे। डेंस फॉरेस्ट का मायने क्या है? ठीक है, दूसरी बात, यहां पर खूब धूप गिर रही है, खूब बारिश हो रही है, तो पेड़ों को एनर्जी खूब मिल रही है, उनको ऊपर जाने के मतलब खूब एनर्जी मिली तो खूब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? पेड़ों में कंपटीशन होने लगता है। पेड़ों में क्या होने लगता है? कंपटीशन, कि भाई जो जितना ऊपर चला गया उसको उतनी अच्छी धूप मिलेगी, पानी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये बेचारा पेड़, उसको इतनी धूप नहीं मिल पाएगी ना, तो दिस ट्री विल ट्राई टू गो अपवर्ड। ठीक है, तो सारे पेड़ों में कंपटीशन होता है ऊपर जाने के लिए। तो उसमें होता क्या है? कुछ पेड़ बहुत ऊपर चले जाते हैं, कुछ पेड़ नीचे की तरफ रह जाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर कैसा पाया जाएगा? लेयर अरेंजमेंट पाया जाएगा। लेयर अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज। बताइए, ये जो समझ में आई मुझे? लेयर अरेंजमेंट का मतलब समझ में आया? यहां पर पेड़ों में मुझे, पेड़ों के संदर्भ में मुझे परतें मिलेंगी, कि एक टाइप का पेड़, दूसरे टाइप का पेड़ का अलग परत है, तीसरे टाइप की पेड़ की परत अलग है, नीचे झाड़ियां मिल रही हैं, वहां पे मुझे क्रीपर्स भी मिल रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे। समझ में आ गया मुझे? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? एपीफाइट उसको बेल समझ लीजिए, ये बायोलॉजी का टर्म है, सिंपल उसको मैं क्या बोलूंगा? बेल। बेल क्या होती है? जैसे पेड़ों के सहारे लटकते हुए चलती है ना, उसे बेल कहता हूं मैं। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि यहाँ पर साल भर तापमान ज्यादा है, साल भर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो होंगे सदाबहार। क्या होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। इसका मायने क्या है आप लोगों के हिसाब से? अगर मैं एवरग्रीन बोलूं तो उससे आप क्या समझेंगे? सदाबहार जंगल है या सदाबहार पेड़ है? आप बताइए ना? जी हाँ, तो सदाबहार, इसका मायने क्या होता है? आप उससे ये होता है कि जो मतलब जब पतझड़ का सीजन आता है तो पेड़ ही मतलब जो होते हैं उससे मतलब वो होता है पत्तियां गिरती है, सब में नहीं गिरती है, तो वो मतलब हमेशा ग्रीन रहता है, फील मतलब दिखता है ग्रीन ही हमेशा रहता है, मतलब सारे ग्रीन रहता है। तो पत्तियां नहीं गिरती इसमें? सारी पेड़ सारी नहीं होता है। यही कहने का है, जो सही कहा आपने, आंसर सही है। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पेड़ है, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब पतझड़ का मौसम होता है, सारे के सारे पेड़ एक साथ पत्तियों को छोड़ देते हैं, येलो पड़ जाती हैं पत्तियां और पत्तियां गिर जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इंडिविजुअल ट्री की भी बात कर लूं और पूरे फॉरेस्ट की भी बात कर लूं। इंडिविजुअल ट्रीज में भी क्योंकि मुझे एनर्जी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, तो हो क्या रहा है? इंडिविजुअल ट्री भी बोल रहा हूं और मैं फॉरेस्ट भी कह रहा हूं। अगर पहले इनका बोल देता हूँ फॉरेस्ट वाली बात, कि समझ लीजिए ये 100 पेड़ हैं, हाँ, एक टाइम पर एक एक ने पत्ती गिरा दी, कोई पूरी पत्ती नहीं गिरती, कुछ पत्तियां गिर गई, ठीक है, लेकिन दूर से देखूंगा तो मुझे ये एक पेड़ दिखेगा कि पूरा जंगल दिखेगा? पूरा जंगल दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मुझे मतलब हरियाली दिख रही है, ठीक है। दूसरा सीजन आया तो फॉर एग्जाम्पल इसने पत्तियां गिरा दी, लेकिन तब भी दूर से देखूंगा तो मुझे जंगल कैसा दिख रहा है? हरा भरा दिख रहा है। और इंडिविजुअल ट्री की भी बात कर रहा हूं, जैसे समझ लीजिए मैंने एक पेड़ ले लिया, ऐसा नहीं होता है कि सीजन आया और पेड़ ने पूरी पत्तियां गिरा दी। जो पत्तियां जिनकी एज होती चली जाती है वो गिरती चली जाती हैं और नई पत्तियां आती चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ग्रोइंग सीजन थ्रू आउट द ईयर,
ग्रोइंग सीजन यहां पर वर्ष भर पौधों को बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है। थ्रू आउट द ईयर पेड़ों को ऊपर बढ़ने के लिए कंडीशंस एकदम फेवरेबल पाई जाती है। बताएं, क्लियर हुआ पॉइंट ये? सबसे क्लियर हुआ? ठीक। अब आप लोग कुछ वर्ड्स याद करेंगे, अभी याद रहेगा लेकिन 10 क्लास बाद भूल जाते हैं वो वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, आप बताइएगा। जंगल कहाँ पाए जाते हैं? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ कहाँ पाया जाता है? कौन कौन से कॉन्टिनेंट में? कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? ये बना बना के दिखाया था मैंने, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ अमेरिका में जो मैंने आपको बना के दिखाया था, साउथ अमेरिका में ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था कि यहां पर एक हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ठीक है। यहां ये जो एरिया है इसे में यहां पे एक नदी बहती है, अमेजन नदी। याद रहेगा अमेजन, हम लोग सभी लोग आजकल क्लिक करते हैं अमेजन, अमेजन प्राइम ना, ठीक है। अमेजन नदी बहती है, हाँ। तो इस नदी के आसपास इतना घना जंगल है कि इसको अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से फॉरेस्ट हैं? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के फॉरेस्ट हैं। और ये अमेजन जो फॉरेस्ट, अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हॉट वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये इतने ज्यादा घने हैं कि इनको अलग से नाम दे दिया गया है सेल्वास। इनको अलग से नाम क्या दे दिया गया है? सेल्वास। ये नाम ध्यान रहेगा, सेल्वास माने अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन एरिया के जो जंगल हैं, ठीक है, उनको कहते हैं सेल्वास। ये क्लियर हुआ? साउथ अमेरिका में भी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल रहे हैं, अफ्रीका में भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल रहे हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल रहे हैं। ये हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के फॉरेस्ट को मैं रेन फॉरेस्ट भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रेन फॉरेस्ट। क्या बोलूंगा मैं? तो रेन फॉरेस्ट कैसे होंगे? एवरग्रीन होंगे, हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन। तो मैं क्या बोलूंगा? रेन फॉरेस्ट। तो मैं ये बोलूं रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन्स, उनका नाम क्या है? कोई डाउट हो तो बताइए। नाम याद रखने हैं मुझे सारे। अब इस जो क्लाइमेट में ना नाम बहुत आएंगे आपको, आपको ऐसे नाम आएंगे, फिर ट्राइब्स के नाम याद करने पड़ेंगे, तभी मेरे को क्लाइमेट सही से याद होएगा, ठीक है। सेल्वास समझ में आ गया? कल मैं शुरू में पूछूंगा अभी आप लोगों से व्हाट डू मीन बाय सेल्वास, कल आप लोग बता देंगे, 10 क्लास बाद भूल जाएंगे, ठीक है। ये याद रखने हैं हम लोगों को, क्लियर है? सेल्वास इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज होके आते हैं। सेल्वास माने अमेजन फॉरेस्ट के, अमेजन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट माने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का रीजन, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। डाउट हो रहा है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बार बताइए मुझे कि यहां पर जंगल में पेड़ काटना आसान है कि डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? एक पेड़ को काटने के लिए कई पेड़, मैंने आपको बताया कि यहां पर फॉरेस्ट काफी डेंस है,
और एक ही जगह मैंने आपको क्या बताया, ये वाला पेड़ है, छोटा वाला पेड़ है, झाड़ियां हैं, क्रीपर्स हैं, एपीफाइट है। हाँ, तो काफी हौच पौच हो गया। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और पेड़ बनाया, फिर नीचे क्या है, झाड़ियां हैं, हाँ, खूब घनी झाड़ियां हैं, ठीक है, एपीफाइट हैं, क्रीपर्स हैं। मुझे जाना है एक पेड़ पे, लकड़ी काटने का तो पर्पस होता है ना, कि भाई ऐसा तो नहीं मुझे हर लकड़ी टिम्बर वेस्ट में को यूज करना है, तो एक पर्टिकुलर लकड़ी तो चाहिए मुझे, हर लकड़ी तो नहीं चाहिए होती है। तो इस पेड़ को पहुंचने के लिए ये पेड़ काटना है, तो मैं समझ लीजिए यहाँ पर भी एक पेड़ है, तो मुझे ये पेड़ काटना पड़ेगा, ये पेड़ काटना पड़ेगा, झाड़ियां साफ करनी पड़ेंगी, क्रीपर साफ करने पड़ेंगे, बेलें हटानी पड़ेंगी, तब जाके मैं ये पेड़ को काट पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल स्पीसीज मिलती है, कौन सी, मल्टीपल स्पीसीज ऑफ वेजिटेशन, मतलब एक एरिया में बहुत सारी मुझको प्रजातियां मिलेंगी, जिसकी वजह से यहां पर अगर मैं फॉरेस्ट कटिंग करता हूं तो बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है, एनवायरनमेंट को लॉस होता है, और इकोनॉमिकली कॉस्टली होता है ये काम। खर्चा भी तो होगा इसमें, ये चीज समझ में आई, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, इकोनॉमी को कैसे लॉस होगा, इकोनॉमिकली कैसे महंगी चीज है। तो उसमें लेबर लगेगा, मशीन लगेगा, मशीन टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, फ्यूल हमारा खर्चा होगा, तो उसकी वजह से ये इकोनॉमिकली कॉस्टली भी हो गया, और बायोडाइवर्सिटी को लॉस भी ज्यादा है, इकोनॉमिकली कॉस्टली भी ज्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी को लॉस भी ये ज्यादा है। क्लियर हो गया हमें। चलिए, अब हुआ क्या कि एक जंगल था, तो मैंने पूरा साफ कर दिया, मतलब मुझे मन किया कि भाई मुझे जंगल को साफ करना है, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे यहाँ हम यहाँ रहेंगे, मैंने पूरा जंगल साफ कर दिया। हम किस जंगल की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अगर रेन फॉरेस्ट का नाम आ जाए तो इससे मैं क्या समझूंगा, कौन सा क्लाइमेट है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। सेल्वास आ जाए तो मैं क्या समझूंगा, सेल्वास, कौन सा रेन फॉरेस्ट, अमेजन कहाँ है, इक्वेटर में। कौन सा, अमेजन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ पे अमेजन नदी बहती है, वहां के अमेजन रेन फॉरेस्ट को मैं क्या बोलता हूँ, सेल्वास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घने हैं, बहुत ज्यादा ही अधिक घने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मेरा मन किया कि भाई यहाँ मैं खेती करूंगा इस जंगल में, तो मैंने क्या पूरे के पूरे पेड़, पूरा वो एरिया साफ कर दिया, वो एरिया मैंने पूरा साफ कर दिया। ठीक, अब मेरा फिर मन हो गया कि अब नहीं कर रहा मैं खेती, छोड़ दिया। हाँ, तो जब मैं जंगल को छोड़ दूंगा तो कुछ साल बाद वहां पे भी पेड़ निकलेंगे, जो नेक्स्ट बार जो पेड़ निकलेंगे, जो नेक्स्ट बार जो जंगल पैदा होगा, वो इतना घना जंगल नहीं पैदा होगा। ठीक है, जो पहला हमारे रेन फॉरेस्ट थे वो बहुत ही घने फॉरेस्ट थे, मैंने ये पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जो नेक्स्ट बार जो फॉरेस्ट निकलेगा वो ओपन फॉरेस्ट होगा, इतना घना नहीं होगा। इसीलिए कहा कि एक बार हमने वो पेड़, क्योंकि वो जंगल बनने में सेंचुरी लग गई, ठीक है, जो नेक्स्ट जंगल होगा वो इतना ओपन, इतना मतलब कि डेंस नहीं होगा, वो ओपन फॉरेस्ट होगा। तो जो दूसरी बार जंगल हुआ उसे मैं क्या बोलूंगा, द्वितीय श्रेणी का जंगल, या सेकेंडरी फॉरेस्ट बोल सकता हूं, सेकेंडरी फॉरेस्ट बोल सकता हूं मैं। मलेशिया में इन सेकेंडरी फॉरेस्ट को पेलुकर कहते हैं।
क्लियर हुआ? वैल्यूकर माने सेकेंडरी फॉरेस्ट। मलेशिया में सेकेंडरी फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? वैल्यूकर कहते हैं। क्लियर हो गया चीज ये? मैंने जो जंगल साफ किया, मैं आप फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, एक घना जंगल था, मैंने जंगल साफ कर दिया, तो वो एक बेयर लैंड निकल गया, आ गया ना, साफ एक जमीन निकल के आ गई जिसपे मैं खेती कर सकता हूं। उस साफ जमीन जिसपे कोई जंगल नहीं है, ठीक है, उसे मैं बोलूंगा लडांग। क्या बोलता हूं? लडांग। लडांग क्या है? जो ओपन लैंड है, फॉरेस्ट साफ करने के बाद जो ओपन लैंड निकल के आया, उसे मैं क्या बोलूंगा? लडांग बोलूंगा। ठीक है, समझ में आ गया मुझे? हाँ, वैल्यू कर समझ में आया? ठीक, लडांग समझ में आ गया, सेलवा समझ में आ गए। एक और वर्ड आता है ललांग। ललांग माने टॉल ग्रास। ललांग माने टॉल ग्रास। क्लियर हुआ मुझे? लडांग, ललांग, वैल्यूकर, सेलवास, याद रहेगा चारों वर्ड? ललांग और लडांग में कंफ्यूजन नहीं हो जाएंगे? लडांग क्या है? ओपन लैंड, उस पर जो थोड़ी देर बाद सेकेंडरी फॉरेस्ट निकलेगा, मलेशिया में उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यूकर। ललांग क्या है? सेलवास क्या है? अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो बहुत ज्यादा घने हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आप लोग सोच के बताइएगा, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, यहाँ पे खूब घने जंगल हैं, ये तो हमने पढ़ा। और बड़े इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जंगल कैसा है? घने हैं, डेंस फॉरेस्ट है, मल्टीपल स्पीसीज मिल रही है मुझे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, कि मिट्टी में जान होगी कि नहीं होगी? फर्टाइल होगी? हाँ, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, यहाँ की मिट्टी में बिल्कुल जान नहीं होती। अचंभे वाली बात है। ठीक है, हम यहाँ पर तो फिर बोलेंगे भाई जान नहीं है तो इतने सारे पेड़ कौन खड़ा कर रहा है ना? ये तो बात है। क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। देखिए, यहाँ की मिट्टी में सबसे पहले जान क्यों नहीं है वो मैं समझाता हूँ, फिर यहाँ पर घने जंगल क्यों हो रहे हैं वो हम समझते हैं। अब जब मैंने ये तो बता ही दिया यहाँ की मिट्टी में जान है नहीं, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे खेती नहीं कर सकता मैं। इसीलिए आप देखते होंगे ये जो रीजन है डेवलप्ड रीजन नहीं है। डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? मेनली एग्रीकल्चर से शुरू होता है। जब मैं यहाँ पे खेती अच्छी होगी तभी मैं कुछ चीज सोच सकता हूँ। अब सुनिए स्टोरी। सॉइल मिट्टी है, मिट्टी में फर्टिलिटी, जो किसी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व पर डिपेंड करेगी। हाँ, पोषक तत्व और डिपेंड कर रही है। सॉइल में बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको खाते हैं। जैसे समझ लीजिए मैंने पत्ता फेंक दिया, मैंने क्या किया, पत्ता, या फिर मैंने मैन्योर डाल दिया, पत्ता छोड़िए मैंने मैन्योर डाला, ठीक है, कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स डाले मैंने, तो न्यूट्रिएंट आप देखते हो कुछ दिनों बाद वो सड़ गल के खत्म हो जाता है। तो कौन सड़ा रहा है उसको? उस पर बैक्टीरिया आते हैं, उन बैक्टीरिया के लिए खाना है वो, बैक्टीरिया उसको खाते हैं और उस बीच में वो न्यूट्रिएंट छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आ जाए या बहुत ज्यादा उनमें ताकत आ जाए, तो जो भी हम डालेंगे वो सब खा जाएंगे ना। तो यहां पर क्लाइमेट कैसा है? हॉट।
ठीक है, आप सभी लोग मेरे ख्याल से हैं, आप शायद फार्मेसी में किस में हैं? ठीक है? इतना सबने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर मुझे किसी चीज को कंजर्व करना है तो मैं कहाँ रखूंगा, हीटर पे कि फ्रिज पे? फ्रिज के अंदर रखता हूं मैं। क्यों रखता हूं? वहां पे बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए। मैं ओपन में रख दूंगा तो उसको, बैक्टीरिया को टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा मिल जाएगा तो वह एक्टिव हो जाता है। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो बैक्टीरिया सॉइल की पूरा का पूरा पोषक तत्व को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की मिट्टी में जान नहीं होती। अब लेकिन यहां पर हुआ क्या, यहां पर देखिए घने जंगल हैं। ठीक है, यहां पर घने जंगल हैं। घने जंगलों से पत्तियां, टहनियां रोज टूट के नीचे गिरती हैं टनों की संख्या में। हाँ, तो ये जो घने जंगल हैं वो मिट्टी को रोज ह्यूमस देते हैं, रोज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रोज पत्ती गिरी, बारिश हुई, पत्ती सड़ी, मिट्टी में घुल गई, उसने कुछ जान किसको दी? पेड़ को, और बाकी बैक्टीरिया खा गए। में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? ये मेरी मिट्टी की लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर एक टॉप लेयर है। ये मेरी एक मिट्टी की लेयर है और उसके ऊपर एक टॉप लेयर है जहां पे ह्यूमस है। ह्यूमस माने क्या है? ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट माने टहनियां, पत्तियां जो पेड़ों से टूट के गिरी हुई हैं। यहां पे पेड़ है। ठीक, तो ये पेड़ से पत्तियां, टहनियां टूट के नीचे गिरती हैं, चढ़ती हैं, गलती हैं और इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। और चूंकि यहाँ जंगल बहुत घना है, मल्टीपल स्पीसीज है, तो खूब ह्यूमस प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ों की ग्रोथ खूब होती है और साथ में टेम्परेचर भी मिल रहा है, रेनफॉल भी हो रही है। लेकिन जब मैंने इनको साफ कर दिया, साफ हो गए, तो हुआ क्या? जैसे किसानों को क्या लगा, वहां के लोगों को, कि यहां तो खूब जंगल हो रहा है, हाँ, तो जल्दी जल्दी पेड़ साफ कर दो, यहां खेती करेंगे। पेड़ साफ कर दिए। अब क्या बचा? मेरा ह्यूमस बचा बस। यहां पर खेती की, एक साल की खूब पैदावार हुई, दूसरे साल की खूब पैदावार हुई, 2-3 साल बाद पैदावार ऐसे करके ऐसे फॉल होती है। क्यों? 2-3 साल तो इस ह्यूमस ने फसलों को सपोर्ट कर दिया, लेकिन यहां पर बैक्टीरिया एक्टिव है, वो 2-3 साल में इस पूरे ह्यूमस को खत्म कर देगा। तो ऊपर की टॉप लेयर क्या हुई? ऑर्गेनिक लेयर फिनिश। मेरा जो क्रॉप प्रोडक्शन है एकदम से फॉल होता है। दो से 3 साल बाद क्रॉप प्रोडक्शन एकदम से नीचे गिर जाएगा। क्लियर हुआ? बताइएगा। जब तक यहां पर रेन फॉरेस्ट रहेगा, ठीक है, तब तक यहां पर रेगुलर सप्लाई ऑफ ह्यूमस रहेगा। ऑर्गेनिक कंटेंट, जैविक मात्रा की सप्लाई लगातार मिलती रहती है, जिसकी वजह से टॉप लेयर पर, मतलब वो एक ह्यूमस कंटेंट होता है टॉप लेयर पर, जो सभी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो सभी को सपोर्ट करता है। ठीक है, सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब मैंने वो सारे जंगल साफ कर दिया, जंगल साफ करने के बाद हुआ क्या कि सप्लाई खत्म हो गई। 1-2 साल तक इस ह्यूमस लेयर ने खेती को सपोर्ट करेगा, हाँ, लेकिन 1-2 साल बाद बैक्टीरिया
बैक्टीरिया भी एक्टिव है, 1-2 साल में वो 2-3 साल में वो पूरे की पूरी टॉप लेयर को खा जाएगा। फसल भी कंज्यूम कर रही है और बैक्टीरिया भी कंज्यूम कर रहा है, तो रैपिड कंजम्पशन होता है। फिर 2-3 साल बाद एकदम से मेरी सॉइल में कोई फर्टिलिटी रहती नहीं है, प्रोडक्शन एकदम रैपिड डिक्लाइन करता है। इसीलिए यहाँ के लोग अभी भी ट्राइबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि दे हैव नो ऑप्शन, वो एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, उनको हंटिंग एंड गैदरिंग पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। वो लोग अभी भी शिकार और जो चीजें कलेक्ट करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही है। इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही है। बताएं, क्लियर हुआ चीज ये? तो यहां पर बैक्टीरिया हो गए, इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, खूब एक्टिव हैं, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उनको सूटेबल ग्राउंड मिल जाता है बढ़ने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोगों को ट्राइब्स याद करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन बेसिन, ट्राइब्स बहुत होंगी, लेकिन हम लोगों को कुछ कुछ ट्राइब्स याद करनी है, ठीक है, जो वहां पे उसको पूरा रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अमेजन बेसिन में है मेरी कौन सी है? इंडियन ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? इंडियन ट्राइब, ठीक है। कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो कहां पर है? जो अफ्रीका में इक्वेटोरियल क्लाइमेट बताया था मैंने आपको, तो कॉन्गो रिवर वहां बहती है, ठीक है, तो वहां कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन में हमारे कौन से हैं? पिग्मी। कौन से हैं? पिग्मीज, ठीक है। मलेशिया में ओरैंग असली। क्लियर हो गया? समझ में आ गया मुझे? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी क्लाइमेट। कोई क्लाइमेट पढ़ना है, सबसे पहले वो कहाँ पे वो है, वहां पे टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, ठीक है, उसके बाद वहां पे वेजिटेशन कैसा है और वहां पे ट्राइब्स कैसी हैं। ऐसे हम लोगों को हर क्लाइमेट पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने काफी सारे नाम, नए नए टर्म्स याद किए। इंडियन ट्राइब, पिग्मीज, ओरैंग असली, सारे नाम आप लोगों को बाई हार्ट होने चाहिए अब, ठीक है। ओरैंग असली, इंडियन ट्राइब, पिग्मीज हो गया है, ललांग हो गया, लडांग हो गया है, हाँ, सेल्वाज हो गया है, बेलुकर हो गया, इक्विनॉक्स हमने देखा। सब क्लियर है पूरा? ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता कहाँ कहाँ पे वो भी हमें याद होना चाहिए। हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन वो फिगर याद नहीं रहा हमें, ठीक है, तो वो कंफ्यूज कर देगा। बहुत बेसिक पूछेगा वो, हम लोग को लगेगा बहुत टफ पूछता है, टफ नहीं पूछता वो, बहुत ही बेसिक पूछता है। क्लियर? अब हम लोग और ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्लाइमेट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लाइमेट क्या रहेगा हमारा? मानसून तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मानसून तो इतना नहीं पढ़ना है हम लोग को। डिजर्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिजर्ट। डिजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? सब लोग ने हाइपोथेटिकल क्लाइमेट वर्ल्ड बनाया था, आप लोगों ने बनाया था? बनाया था? नहीं बनाया था? कोई बात नहीं, नहीं बनाया कोई बात नहीं। ये ध्यान तो है, हॉट बट इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमारा मेरा कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में पड़ रहा था, जस्ट अबव द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यहीं पे तो पड़ रहा था। हॉट डिजर्ट क्लाइमेट कैसा पड़ रहा था मेरा? ये मैंने पढ़ा था
ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ये वाला पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर भी और थे, दैट इज वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे सारी चीज, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग कुछ देखते हैं। हाँ जी, ठीक। कुछ डिजर्ट का मायने क्या होता है? अगर मैं बोलूँ डिजर्ट तो उससे मैं क्या समझूंगा, आप बताइए। अगर मैं कुछ डिजर्ट बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या पिक्चर आती है? Where there is no water. वेयर देयर इज नो वाटर। डिजर्ट माने एरिडिटी, ये मत समझिएगा डिजर्ट माने टेम्परेचर बहुत ज्यादा, नहीं। डिजर्ट माने सूखा है वहां पे, ठीक। क्योंकि हम बाद में जाके देखेंगे कि डिजर्ट वहां पे टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है। डिजर्ट माने क्या है? सूखापन है, वहां पे एरिडिटी है, पहली बात। ठीक है। दो टाइप के डिजर्ट्स हम पढ़ेंगे, दो टाइप के। एक तो पढ़ेंगे हम लोग हॉट डिजर्ट, एक क्या पढ़ेंगे हम लोग? हॉट डिजर्ट। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्या पढ़ रहा हूं मैं? हॉट डिजर्ट पढ़ रहा हूं, और दूसरा पढ़ रहा हूं मैं मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। हॉट डिजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, मध्य अक्षांशीय गर्म मरुस्थल, हॉट डिजर्ट, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट या मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। हॉट डिजर्ट कैसे बनता है, वी हैव डिस्कस्ड, बताइए। हॉट डिजर्ट कैसे बनते हैं, वी हैव डिस्कस्ड, बताइए। गर्म मरुस्थल कैसे बनते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए बताइए। कॉन्टिनेंट के मोस्ट वेस्ट में बारिश कराते हैं। नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। हम लोग पढ़, देखिए वही हम लोग पढ़ रहे हैं। हॉट डिजर्ट को हमने क्या बताया? डिजर्ट को ऑफ शोर ट्रेड विंड डिजर्ट, याद करिए, पढ़ा है हम लोगों ने। ये पूरा का पूरा हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, जस्ट समझिएगा। डिजर्ट, मैं अब ये दिखा कर दे रहा हूँ। डिजर्ट क्लाइमेट दो टाइप का है, हॉट डिजर्ट और मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। हॉट डिजर्ट कैसे इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ शोर ट्रेड विंड डिजर्ट्स, ठीक है। हाँ, साइलेंट कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर, साइलेंट या वाइब्रेट पे कर दीजिए, ठीक है। कैसे हो रहा है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ट्रेड विंड के बारे में पहले बताइए कुछ जल्दी से, कोई भी। ये कहां से कहां बहती है ट्रेड विंड? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहती हैं। ये आप नोट्स में जब लेक्चर देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है। इसको समझने में हमको पूरा एक लेक्चर लग गया था, तो आप देखेंगे उसको समझिएगा, और कल हम क्लास में उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ये चीज है। तो ये जो विंड है ये क्या है? मेरी ट्रेड विंड है। जब ये ओरिजिन होती, नेचर बताइए क्या शुरू होती है? हॉट ड्राई, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट है, और यहां पर क्या है? मेरा ओशन है। ये ओशन हो गया है, दिस इज कॉन्टिनेंट, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया था कि जब वो यहाँ पे पहुंच रही है तो क्या बन गई, हॉट वेट हो गई। हॉट वेट कैसे हो गई, ये हवा बही, ओशन से उसने पानी लिया, जब वो कॉन्टिनेंट के ईस्ट पे पहुंची तो कैसा नेचर हो गया उसका, गर्म है लेकिन पानी ले लिया है उसने, ओशन से निकलकर ओशन के ऊपर से बहने के कारण पानी उसमें आ चुका है। और इस एरिया में क्या हुआ, रेनफॉल, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी रेनफॉल मेरी कम होती चली जाएगी, और जब मेरी हवा इस एरिया में पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी, और ड्राई भी हो गई। और ये हवा कैसी बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, मतलब ऑफ शोर है। बताइए, ऑफ शोर हो रही है, कौन सी विंड है ये, ट्रेड विंड है जो ऑफ शोर है। तो जब यहाँ पर हवा ट्रेड विंड ऑफ शोर है, गर्म है, सूखी है, तो यहाँ बारिश होगी, बारिश नहीं होगी। यहाँ पर नो रेनफॉल, यहाँ पर नो रेनफॉल, इस एरिया में रेनफॉल नहीं होगी। जब रेनफॉल नहीं होगी तो यहाँ पर एरिड और सूखा है, और सूखे का माने क्या है, डिजर्ट। सूखे का माने क्या है, डिजर्ट है। समझ में आया। इसीलिए जितने भी हॉट डिजर्ट्स हैं वो सारे कहां पर हैं, कॉन्टिनेंट्स के साउथ वेस्ट साइड में हैं, वेस्ट और साउथ वेस्ट में है, मेनली साउथ वेस्ट की तरफ है। बताइए क्या समझ में आया, नहीं आया, बताइए। हम्म, मिल जाती है। हम सब लोग ओशन पे जब आता है तो थोड़ा सा वाटर मिल जाता है तो हमारे पेट की मिल जाती है। जी जी जी। फिर यहाँ पे रेनफॉल होती है, फिर और फ्लो आएंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होती है। हम्म, और जब इधर आएंगे साउथ वेस्ट की तरफ, यहाँ पे नो रेनफॉल। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर मेरे बारिश पूरी हो चुकी है तो हवा में पानी तो बचा ही नहीं, ठीक है। और ये कहां से लैंड टू सी बह रही है, लैंड टू सी बह रही है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑफ शोर। जो हवा, एक हवा है लैंड टू सी बह रही है और एक हवा है सी टू लैंड बह रही है, तो बारिश कौन कर सकती है, जो पानी के ऊपर से बहेगी वही तो पानी गिराएगी, तो सी टू लैंड जो बह रही है वही बारिश करेगी। लेकिन ये कहां से कहां बह रही है, लैंड टू सी बह रही है, तो ये बारिश नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ सूखा पड़ गया। सूखा माने डिजर्ट। तो हॉट डिजर्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑफ शोर ट्रेड विंड डिजर्ट्स, ऑफ शोर ट्रेड विंड डिजर्ट्स। हॉट डिजर्ट्स को मैं क्या बोलता हूं, ऑफ शोर ट्रेड विंड डिजर्ट्स, ठीक है। अब आप लोग अपना वर्ल्ड मैप निकालिए। अच्छा, आप अपनी एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास 6 to 12, एटलस परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और कल से एटलस लेके आइएगा, ठीक है। जिस बच्चों के पास एटलस है वो से लेके आइए। वर्ल्ड मैप निकल गया, ठीक है। कैलिफोर्निया रीजन देखिए, कैलिफोर्निया रीजन, कैलिफोर्निया कहां पर है, कैलिफोर्निया कहां पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, कहाँ कहाँ देखना है आपको, ये रीजन देखिए, समझ में आया, ये रीजन देखिए, ठीक है, समझ में आ गया।
ये रीजन देखिए, क्लियर हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला रीजन देखिए, समझ में आया। ये वाला पूरा रीजन है और ये वाला रीजन है, क्लियर हुआ। नोटिस हो गया सबने, क्या चीज, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका में ये वाला रीजन दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे नीचे की डंडी गई है, देखिए। अरे नॉर्थ अमेरिका नोटिस नहीं हो रहा, दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये देखिए निकला हुआ है, पॉइंट निकली हुई है, टेल निकली हुई है, यहाँ यहीं पे तो कैलिफोर्निया है, ठीक है। नीचे यहां पर एक रीजन ये है, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक ये और यहां पे, बताइए समझ में आ गया। इसके नाम क्या है, मैं आपको फिर से जो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, इसका नाम है कैलिफोर्नियन, कैलिफोर्नियन डिजर्ट, मैक्सिकन डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट, मोहेव, मोहेव डिजर्ट, कैलिफोर्नियन डिजर्ट, मैक्सिकन डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट, मोहेव डिजर्ट, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं अटाकामा डिजर्ट, चिली डिजर्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, चिली डिजर्ट मेनली फेमस है अटाकामा डिजर्ट के नाम से, चिली डिजर्ट, पेरू डिजर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप, चिली, पेरू, पेरुवियन डिजर्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, ठीक है। ये मेरा क्या है, सहारा, दिस इज कालाहारी, दिस इज नामिब, दिस इज अरब, दिस इज थार, दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, पता है। जो कि पहली बार एटलस खुला है तो मैं बताता हूँ आपको, ओपन करिए, देखिए ये जो रीजन है ये, और एटलस में बिल्कुल मार्क मत करिएगा, ठीक है, ऐसे मार्क नहीं किया था एटलस पूरी गंदी हो जाएगी। ये जो रीजन है ये क्या है, कैलिफोर्नियन, मैक्सिकन, सोनोरन, महेव, ठीक है। ये जो रीजन है देखिए ये क्या है, अटाकामा चिली, यहाँ पे चिली दिख रहा है, चिली देखिए ना, तो इसके नाम पे ये डिजर्ट हो गया। सहारा, ये सहारा डिजर्ट है यहाँ पे, ये इजिप्ट दिख रहा है, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, यहाँ पर क्या है, ये सहारा डिजर्ट। यहाँ पर मेरा है कालाहारी, ठीक है, इसी एरिया में कालाहारी है। यहाँ पर है नामिब, कौन सा डिजर्ट, नामिब। ये जो रीजन है सऊदी अरेबिया वाला, यहाँ पर क्या है मेरा, अरब डिजर्ट। इंडिया का यहाँ पर क्या है, थार डिजर्ट, ठीक है, थार लिखा है, थार डिजर्ट। यहाँ पर क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट। तो नोटिस हो गया, बताएं, क्लियर हुआ। देखने की कोशिश करिए, इन जनरल सभी वेस्टर्न साइड पर हैं, और मैं और देखो तो ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं सारे, साउथ वेस्ट की तरफ सारे जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया मुझे, हाँ। हॉट डिजर्ट का कौन सा समझ में आया मुझे, डिजर्ट कितने टाइप के हम पढ़ने जाएंगे इसमें, दो टाइप के, एक तो हॉट डिजर्ट और दूसरा कौन सा है, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, मध्य अक्षांश के मरुस्थल,
हॉट डिजर्ट का कारण क्या है? हॉट डिजर्ट का कारण क्या है? क्यों बनते हैं हॉट डिजर्ट? हॉट डिजर्ट ऑफशोर ट्रेड विंड, ऑफशोर विंड नहीं, ऑफशोर, वहां पे बोल देगा ऑफशोर वेस्टर्लीज नहीं, ऑफशोर पोलर ईस्टर्लीज नहीं, ऑफशोर ट्रेड विंड। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करने की वाली बात है कि अगर किसी ने नोट कर लिया होगा, मैं कुछ रब करूंगा, ठीक है। पहली बात तो यहां पर ट्रेड विंड क्या है? ऑफशोर। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, माने क्या है? एक तो यहाँ पर ट्रेड विंड ऑफशोर है, और दूसरी बात हम लोग नोटिस करेंगे जहां जहां पे डिजर्ट है उसके बगल से कोल्ड ओशन करंट बह रहा है, ठंडी समुद्री धारा। तो हमने कल नोटिस किया था, जहां पे ठंडी समुद्री धारा होगी उसके ऊपर की हवा ठंडी होगी कि भारी होगी? आप बताइए, सोच के बताइए। पानी ठंडा है, उसके ऊपर की हवा कैसी होगी? ठंडी हवा ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ठंडी हवा हल्की होती है कि भारी? ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। तो जो ठंडी हवा भारी है तो वो नीचे की तरफ जाएगी, तो जो हवा नीचे की तरफ जाती है वो बारिश करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स बह रही हैं, ऑफशोर हैं, और दूसरी बात क्या है, जहां जहां पर ये हॉट डिजर्ट्स हैं उनके बगल से कोल्ड ओशन करंट बह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्नियन डिजर्ट है, यहां से एक ठंडा करंट बहता है जिसको मैं कहता हूं कैलिफोर्नियन करंट। क्या है? कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट। पहली बात, यहां से हम लोग कल पढ़ा ही था हम लोगों ने, याद करिए। टू क्या है? ये भी कोल्ड है, सब कोल्ड है, ठीक है। यहां पे कौन सा बह रहा है मेरा? बेंगुला करंट। कौन सा है? कोल्ड बेंगुला करंट। बताइए, समझ में आया मुझे? सहारा के बगल से फोर्थ बह रहा है कैनेरी करंट। कैनेरी करंट, कैनेरी का नाम हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, इस कंटेक्स्ट में सुना था हमने कैनेरी का नाम। वोल्केनो हुआ था, ठीक है। तो उसी आइलैंड के बेसिस पे एक करंट का नाम रखा गया, क्या नाम है? कैनेरी करंट। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा यहां पर आ रहा है, यहां से करंट बहता है फिफ्थ नंबर, इसका नाम क्या है? बताएं। तो जहां जहां पे हॉट डिजर्ट है वहां पर मेरी ट्रेड विंड ऑफशोर है, और उसके बगल से ठंडा करंट बहता है, कोल्ड ओशन करंट बहता है, जिसकी वजह से रेनफॉल होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। जैसे कि कैलिफोर्नियन, मैक्सिकन, सोनोरन, मोहित के बगल से कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट बहता है। पेरू करंट किसके बगल से बहता है? चिली अटाकामा डिजर्ट या फिर पेरू डिजर्ट के बगल से बहता है। काला हरी नामिब के बगल से कौन सा बह रहा है मेरा? बेंगुला करंट। सहारा के बगल से कैनरी करंट बह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के बगल से कौन सा बह रहा है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सारे करंट ठंडे हैं, सारे ओशन करंट्स कैसे हैं? कोल्ड ओशन करंट्स। बताएं, ये समझ में आ रही है हमें? ये मेंस में क्वेश्चन आता है। बताइए हॉट डिजर्ट कैसे बनते हैं ना? पहली बात तो हम लोग को बहुत कम बच्चे ऑफशोर ट्रेड विंड कॉन्सेप्ट लिख पाते हैं, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है। और जिसने लिख दिया वो ये वाला पॉइंट भूल जाता है। कौन सा? कोल्ड ओशन करंट वाला पॉइंट।
तो आपका आंसर अधूरा रह गया जब तक आप लोगों ने कोल्ड ओशन करंट का नाम नहीं ले हम लोग। समझ में आ गया? क्लियर? सबसे सूखा डिजर्ट इनमें से कौन सा है? वर्ल्ड में सबसे सूखा डिजर्ट है मेरा पेरू डिजर्ट। सबसे सूखा डिजर्ट कौन सा है? पेरू डिजर्ट है। अटाकामा डिजर्ट। सेल्वास क्या है? आप बताइए, सेल्वास क्या है? बेलुकर क्या है? ठीक है। लडांग क्या है? आप बताइए। ठीक है। पिग्मीज क्या है? कहाँ की? साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, मलेशिया में से कहीं पे है ना? मलेशिया के ट्राइब का नाम बताइए। अभी आप लोगों को ओरंग असली, वेरी गुड। अभी ना आप लोगों को ज्योग्राफी में ही बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत फैक्ट्स पढ़ने हैं, तो रटना शुरू कर दीजिए ज्योग्राफी में। कॉन्सेप्ट कुछ सही ये रटेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे। समझ में आ गया हमें? ठीक है। हाँ बताइए। कॉन्गो बेसिन में कौन सी है? पिग्मीज। इंडियन ट्राइब कहाँ पर है? अमेजन बेसिन पे। इंडियन ट्राइब कहाँ पर है? अमेजन बेसिन पे। समझ में आ गया हमें? हॉट डिजर्ट समझ में आ गया? हॉट डिजर्ट कैसे बन रहे हैं? दो चीजें याद रखेंगे, हॉट ऑफशोर ट्रेड विंड और कोल्ड डिजर्ट का कोल्ड ओशन करंट का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। हाँ हाँ, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट लिखा है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। मिड लैटिट्यूड या मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। हाँ, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट मुझे कहां पे मिलेंगे? ठीक है। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, इसका माने क्या है? इससे मैं क्या समझ सकता हूं? देखिए, ये कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं जहां पर सागर की हवाएं नहीं पहुंच पाती। जब सागर की हवा नहीं पहुंच पाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर सूखा हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पहली बात, टेम्परेट रीजन में पाए जा रहे हैं। मध्य अक्षांशी, ये रीजन मध्य अक्षांशी तो है, मिडिल तो है, ना ही ऊपर पाया जा रहा है ना ही इक्वेटर के पास। कहां पर? बीच में पाए जा रहे हैं। ये मेरा इक्वेटर जा रहा है ना, इक्वेटर जा रहा है, बीच में पाए जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? मिड लैटिट्यूड और कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाने की वजह से सागर से उठने वाली हवाएं यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जब सागर से उठने वाली हवाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं तो सूखा हो गया। क्लियर हो गया? बताइए। तो मिड लैटिट्यूड डिजर्ट में दो हमने पढ़े, ये है मेरा गोबी डिजर्ट, ये है तुर्किस्तान डिजर्ट। गोबी डिजर्ट और तुर्किस्तान डिजर्ट। तुर्किस्तान, तुर्किस्तान डिजर्ट, गोबी डिजर्ट और तुर्किस्तान डिजर्ट। सेंट्रल एशिया का ये रीजन है। सेंट्रल एशिया दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान देखिए आप लोग, कजाकिस्तान देखिए, कजाकिस्तान, मंगोलिया दिख रहा है? कजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया दिख रहा है? ये इस रीजन की बात है। ठीक है। तो मंगोलिया में कौन सा है? गोबी डिजर्ट है। और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान के बीच वहां पे कौन सा है? तुर्किस्तान डिजर्ट है। बताएं, समझ में आ गया? मिड लैटिट्यूड डिजर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों बनते हैं मिड लैटिट्यूड डिजर्ट? मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का बनने का कारण क्या है? अरे
ये कहां पर लोकेटेड है? महाद्वीप के बीच में लोकेटेड है, जिसकी वजह से सागरीय पवनें यहां तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से सूखा पाया जाता है। क्लियर हो गया? लो बेटा, पूछा क्यों नहीं आप? जब नहीं समझ में आया सभी, नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए ना। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल या मिड लैटिट्यूड डिजर्ट क्यों बन रहे हैं बेटा, बताइए। हवाएं होती हैं, उन्हीं पर ये कहां पे लोकेटेड है? मिड मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ज्यादा बेटर रहेगा। महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित होते हैं, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज ए बेटर टर्म, ठीक है। महाद्वीपों के ये आंतरिक भागों में स्थित हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से सागर से उठने वाली हवाएं यहां तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से यहां पर सूखा पाया जाता है। क्लियर हो गया? मिड लैटिट्यूड डिजर्ट एग्जांपल बताइए। गोबी और तुर्किस्तान। एक और डिजर्ट है मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, वो कहां पर है मेरा? इधर, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा पैटागोनिया डिजर्ट। क्या नाम है? पैटागोनिया डिजर्ट इज एग्जांपल ऑफ मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है पैटागोनिया डिजर्ट। देखिए अर्जेंटीना है उस तरफ। क्लियर? मिड लैटिट्यूड डिजर्ट का बनने का कारण क्या है? मिड लैटिट्यूड डिजर्ट के क्योंकि वो इंटीरियर कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे ओशन की जो हवा है नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच पाती, ठीक है। लेकिन ये पैटागोनिया डिजर्ट तो इंटीरियर में लोकेटेड नहीं है, ये कहां पे लोकेटेड है? कोस्ट के पास लोकेटेड है। लेकिन यहां पे देखिए हो क्या रहा है, यहां पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम बताइए। एंडीज माउंटेन है, ठीक है। समझ में आया? यहां पे माउंटेन कौन सी है? एंडीज माउंटेन है। तो यहां से उठने वाली हवाएं, देखिए यहां से उठने वाली हवाएं एंडीज के वेस्ट में, देखिए इस तरीके से लोकेटेड है। ये एंडीज माउंटेन है, यहां पर मेरा पैटागोनिया डिजर्ट, हाँ? यहां से हवाएं उठी, यहां से हवाएं उठी और यहां पर रेनफॉल हो गई, यहां पर रेनफॉल हो गई। जब ये हवा यहां पे पहुंच रही है तो इसमें ये सूखी रहेगी कि इसमें पानी रहेगा? ड्राई रहेगी, क्योंकि सारी बारिश तो इधर ही हो गई। तो ये पैटागोनिया डिजर्ट है, रेन शैडो रीजन ऑफ एंडीज माउंटेन में लोकेटेड है। एंडीज पर्वत के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है ये रेन शैडो रीजन ऑफ एंड। पैटागोनिया कहां पर लोकेटेड है? पैटागोनिया रेन शैडो रीजन ऑफ एंडीज माउंटेन, जिसकी वजह से हवा पहुंचती है लेकिन उनमें नमी तो होती ही नहीं। क्लियर हो गया? दूसरा कारण क्या है? इसके बगल से एक ठंडा ओशन करंट बहता है, इसका नाम है फैकलैंड करंट। कौन सा करंट है? फैकलैंड करंट। नहीं क्लियर हुआ? फैकलैंड करंट, मैं फिर से देखिए क्लियर बताता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर मेरा क्या है? एंडीज माउंटेन है, ये जो है मेरा पैटागोनिया है, यहां पर फैकलैंड है। तो दिस इज
Andes mountain, this is Patagonia, ये फैक्टलैंड करंट है। समझ में आ गया? तो पैटागोनिया डिजर्ट, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ मिड लैटिट्यूड डिजर्ट। ये कोस्ट के पास है लेकिन तब भी मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि दो कारण हैं। एक तो ये एंडीज माउंटेन के ईस्ट में है कि वेस्ट में है? एंडीज माउंटेन के ईस्ट में है। यहां पर कौन सा ओशन है? हाँ, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन से हवाएं आई और एंडीज के वेस्ट में बारिश कर दी। तो जब वो हवाएं ईस्ट में पहुंच रही हैं तो उसमें तो पानी रहा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से वर्षा नहीं होती। दूसरा कारण क्या है? बगल से कौन सा करंट बह रहा है? कोल्ड फैक्लैंड करंट बह रहा है, जो हवा को ऊपर उठने भी नहीं देता, जो थोड़ी बहुत नमी है उसको भी दबा देता है। तो बारिश होएगी नहीं, डिजर्ट हो गया। इसके डिजर्ट होने के दो कारण हैं। एक तो ये रेन शैडो रीजन ऑफ एंडीज माउंटेन में होता है, एंडीज पर्वत के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कारण क्या है? बगल से ठंडा फैक्लैंड करंट बह रहा है। बताएं, क्लियर हुआ? कैलिफोर्निया डिजर्ट के बगल में कौन सा करंट बहता है? हाँ, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। ठीक, कालाहारी नामिब के बगल से कौन सा करंट बहता है? ठंडा करंट, पेंगुला करंट, ठीक है। पेरू करंट किसके बगल से बहता है? आटाकामा डिजर्ट के। सहारा के बगल से कौन सा ठंडा करंट बहता है? कैनरी करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगल से कौन सा करंट बहता है? वेस्ट मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के बगल से कौन सा करंट बहता है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। समझ में आया हमें? ठीक है। उसके बाद ये जो पैटागोनिया के बगल से कौन सा करंट बह रहा है? ठंडा करंट, फैक्लैंड करंट। हमें सब याद होना चाहिए। चिली, पेरू, एटाकामा सब एक ही है। कैलिफोर्नियन, मैक्सिकन, मोहेव, सोनोरेन सब एक है। हाँ बताइए। इसको हम इसी में मिड लैटिट्यूड ये मिड लैटिट्यूड में है तो इसको लिखेंगे। अगर हाँ हाँ मिड लैटिट्यूड का कारण का बनने का मेन कारण क्या बताया था मैंने आपको? पहुंच नहीं पाती हम लोग वहाँ, क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट। उसके एग्जाम्पल मैंने दो बताए थे, गोबी और तुर्किस्तान डिजर्ट। फिर मैंने बताया कि एक एक्सेप्शन है, पैटागोनिया डिजर्ट। वो सुनिए, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट हवाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्योंकि वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में लोकेटेड है। लेकिन पैटागोनिया डिजर्ट तो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में कहाँ लोकेटेड है? वो तो कोस्ट में लोकेटेड है। हाँ, लेकिन तब भी डिजर्ट है। क्यों? क्योंकि एंडीज के ये ईस्ट में है और बगल से फैक्लैंड करंट बह रहा है। ये हॉट डिजर्ट कैटेगरी में नहीं आएगा, ये मिड लैटिट्यूड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन मिड लैटिट्यूड में जा रही है ना। ये ट्रेड विंड के तो बाहर बह रहा है। ये ट्रेड विंड के लोकेशन में कहाँ है? ये तो ट्रेड विंड के बाहर है ना। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? बताएं, कोई डाउट हो तो बताइए आप लोगों को। याद हो रहा है हम लोगों को? क्लास में याद हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सारे डिजर्ट्स याद होने चाहिए हमें, जैसे जैसे फिगर बनाया है ना वैसे याद होने चाहिए। तो कल मैं आप लोगों से करंट और डिजर्ट पूछूंगा, करंट और एसोसिएटेड डिजर्ट। कल आप लोगों से मैं एक और चीज पूछूंगा, क्या? बायोस्फीयर रिजर्व पूछूंगा मैं आप लोगों से। समझ में आ गया ये चीज? चलिए, अब यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा बताइए। टेम्परेचर के बारे में बताइए, आप बताइए टेम्परेचर के बारे में। तापमान कैसा रहेगा?
लेकिन मैं नॉर्मल डिजर्ट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल डिजर्ट कभी देखा है आप लोगों ने टेम्परेचर कैसा रहता है? हॉट जी, मैं हॉट डिजर्ट की बात कर रहा हूँ, अब बताइए। दिन में हाई रहता है और रात में लो रहता है, ठीक है, सही कह रही हैं। डे में टेम्परेचर हाई रहता है, नाइट में टेम्परेचर लो हो जाता है। माने कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा रहती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर वहां पे दिन में इतनी गर्मी होगी कि आप पैर रखेंगे तो ऐसा लगेगा पैर जल गया, और रात में मतलब कि आपको कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? जी बताएं। बताइए। की लैंड जल्दी गर्म होती है और वहाँ पे सैंड प्रेजेंट होती है, तो वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। और ओपन स्काई होता है यहाँ पे स्काई ओपन होता है, ठीक है। जब बादल नहीं होते हैं तो जितनी भी गर्मी निकलती है वो एकदम ऊपर बाहर निकल जाती है, रुकती ही नहीं है। लैंड्स जमीन जैसे जितनी गर्मी निकली सब आसमान के ऊपर चली जाती है, रुक ही नहीं पाती है। तो क्लियर स्काई है और यहाँ पे वेजिटेशन तो कुछ है नहीं, तो जितनी भी गर्मी निकली सब बाहर निकल जाती है, कोई ट्रैप ही नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा। बारिश कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि डिजर्ट है तो बारिश में हमारी ऑब्वियस बात है कम ही होनी है। वेजिटेशन कैसी होगी बताइए, ये आप लोग मुझे बताएंगे उसी से हो जाएगा। यहाँ पर वनस्पति कैसी होगी बताइए, आप बताइए। वेजिटेशन कैसी होगी यहाँ पर डिजर्ट में? ये तो बायोलॉजी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ा भी हुआ है। डिजर्ट में वेजिटेशन कैसी होती है? पानी को क्या ज्यादा से ज्यादा पानी को कंजर्व कर सकें? और कुछ बताइए, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए। होती है उसमें थॉर्न। और घने जंगल पाए जाएंगे यहाँ पे? पेड़ पाए जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पर झाड़ियां मिलने पाए जाएंगे, पेड़ भी होंगे वो झाड़ीनुमा पेड़ होते हैं, पेड़ भी होते हैं वो झाड़ीनुमा पेड़ होंगे। ज्यादा यहाँ पर जंगल नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पर जीरोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। जीरोफाइटिक माने जो गर्मी खूब बर्दाश्त कर सके। इन पौधे या पेड़ों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, बहुत गहरी जड़ें होंगी, ठीक है। और लेकिन ऊपर का हिस्सा कांटेदार होगा। कांटेदार होने का कारण क्या है? पत्तियां यहाँ पर कटीली पाई जाएंगी पत्तियां, उसका कारण क्या है? वेरी गुड, होती है, उससे इवेपोरेशन वेरी ज्यादा गुड, होता है। और जो थॉर्न्स होते हैं वो पानी को वो इतना नहीं इवेपोरेट करते। देखिए होता क्या है, कोई भी पत्ती होती है, पत्ती में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ओपनिंग होती है जहां से पानी निकल जाता है। गर्मी पड़ी और पानी स्टोमेटा से निकल जाएगा, ठीक। तो अगर मुझे पानी को कंजर्व करना है तो मुझे स्टोमेटा को बंद करना होगा, ठीक है। और पत्ती होती है ऐसे, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा पानी उतनी आसानी से गायब हो जाएगा। अगर ये इसको मैं ऐसे कर दूं एकदम छोटा, तो इससे पानी आसानी से गायब नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे रेगिस्तान में पत्तियां होती हैं वो चौड़ी पत्तियां नहीं होंगी, वो एकदम पॉइंटेड पत्तियां होंगी और एकदम बंद टाइप होंगी, हाँ। और वहां पे इतने चिकनी पत्तियां होंगी, ऊपर से वैक्स लगा होगा, ऐसा लगेगा ना पूरी पूरे पूरे पौधे पर वैक्सिंग लगी हुई है। तो वैक्स, पत्ती का नुकीला होना, पत्ती का पतला होना, वो सब रीजन क्या है? ताकि एवापोरेशन कम हो।
ठीक है, एवापोरेशन कम होगा तो वो आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब जो लिखा है हम काफ़ी पढ़ लिया हम लोगों ने, जो समझा है कल और आज वो लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, कल हम लोग लिखने का काम करेंगे।